गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब लोग पढ़ेंगे द पार्ट ऑफ स्पीच इज द लेसन ऑफ सेकेंड फ्रॉम क्लास 9। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट बेटा क्या होता है कि हम लोग कई क्लास में और कई सालों से, आई थिंक मोर देन 8 ईयर, तो 8 सालों में मैंने ये सीखा या हम लोगों ने पढ़ा कि बेटा ये द पार्ट ऑफ स्पीच क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों पढ़ते हैं। अगर ये नहीं है तभी क्या हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और यदि ये है तो क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मुझे पार्ट ऑफ स्पीच की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन होती है वो मैंने लिखा हुआ है, a word is spoken, ठीक है, एंड रिटन, ऐसे शब्द जिनको हम बोलते हैं और लिखते हैं। ठीक है, इन अ स्पेसिफिक मैनर, उनका मैनर होता है, सीक्वेंस होता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, ओके, प्लस इंग्लिश की अगर बात करें तो बीच में वर्ब आती है और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो सब्जेक्ट तो वहीं रहता है लेकिन ऑब्जेक्ट बीच में आता है और वर्ब लास्ट में जाती है। ठीक है, तो ये उसका मेथड है उस लैंग्वेज को पढ़ने का। और इंग्लिश में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए बेटा पढ़ते हैं क्योंकि क्या होता है, विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच यू कांट मेक अ सेंटेंस। लास्ट टाइम जो हम लोग क्लास थी उसमें सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन आप सारे बच्चों ने ना ही कोई कमेंट्स किया, ना ही कोई भी उसमें मुझे बताया कि उसमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आज आप लोग जरूर कमेंट्स कर मुझे बताएंगे कि आपके सेंटेंस में कौन सा आपको प्रॉब्लम हुई। ठीक है, क्योंकि अगर आप सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तो पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो बेटा सबसे पहले a word is spoken and written together in a specific manner to create a meaningful sentence। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, मीनिंगफुल। हमारा जो भी सेंटेंस बने वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि सेंटेंस बनाने के लिए मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने लास्ट में देखा था सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, फिर हम लोगों ने सेंटेंस पढ़े थे और उनका अलग अलग उनका उद्देश्य था, अलग अलग उनके पार्ट्स थे। लेकिन आज हम पार्ट ऑफ स्पीच की ओर चलते हैं। तो बेटा सबसे पहले ध्यान से देखो, मैंने नंबर 1 पर लिखा हुआ है नाउन। आप सारे बच्चे जानते हैं कि ये 8 प्रकार के आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है बच्चों, इससे आपको ये पता चलेगा कि अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज बनना थोड़ा ही का या यूं ही कहूँ कि बहुत डिफिकल्ट है। विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच यू कांट मेक एनी सेंटेंस। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज बोथ दैट part of speech is very important key to develop your language. Okay, so now मैंने यहाँ पे छोटे से वर्ड दिया है और आप सारे बच्चों को मुझे उम्मीद है कि बहुत सालों से ये वर्ड याद है, लेकिन एक प्रकार से हमारे यूट्यूब में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी और आप लोग नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग या एनिमल भी आ सकता है जो मिसिंग है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पर्सन का नेम होना चाहिए, ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, प्लेस भी होना चाहिए, लेकिन प्लेस का नाम होता है, ठीक है, और एनिमल का नाम भी होता है। और क्या आता है बेटा, थिंग्स जो हम लोग यूज करते हैं। तो मुझे पता चलता है कि सभी चीजों का नाम, इट मींस नेम वेरी इंपॉर्टेंट है और हम लोग बिना नेम के कभी समझ भी नहीं सकते। ठीक है ना बच्चों, तो क्या इंपॉर्टेंट है, हमें नाउन किसको कहते हैं, ध्यान से बेटा देखो, बहुत आसान है, एक वर्ड यूज करना है, नेम, ओनली वन थिंग। नाउन क्या है, नेम। किस किन चीजों का, पर्सन्स का, मेल फीमेल, ठीक है, प्लेसेस, प्लेस होते हैं बहुत सारे होते हैं, थिंग्स बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और जानवरों के भी बहुत सारे नाम होते हैं। तो मुझे जो इनका नेम है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है नाउन में, नेम। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी आप बच्चों को दिया है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप लोग सर्च कर सकते हो कि इसमें नाउन कौन सा है, ठीक है। तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में सबसे पहले जो नाउन है
वो हमारा क्या है कि नहीं बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं, क्योंकि बेस्ट पॉलिसी का क्या नाम है? ऑनेस्टी, ईमानदारी। ठीक है, ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी है। ठीक है, इसका मतलब यही है। दूसरा है एग्जांपल मैंने लिया है, मोना ड्रिंक्स कॉफी। प्लीज बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, देखो क्या है, मोना किसी का नाम, ठीक है, और वो क्या पी रही है? कॉफी। ये भी थिंग्स का नेम है, बोलो है कि नहीं है? तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर एक नाउन था, यहाँ पर दो नाउन, एक तो मोना, दूसरा श्योर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड में देखते हैं, तो अभी इसमें भी बेटा मेरे टू नाउन्स है, बोला है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि एक मथुरा तो खुद नाम है, ठीक है, सिटी का नहीं। और कैसी है वो? कैसी है वो? बिग है, बिग है। तो बेटा लेकिन बिग यहाँ पे दूसरी चीज है, हम लोग अभी बिग पर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ नाउन पे फोकस करेंगे। तो एक मथुरा है बेटा, दूसरा सिटी, ठीक है। तो नाउन को देख करके हमें पता चला कि जो नेम्स होता है वही हमारा नाउन होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इसका सेकेंड पार्ट जो है प्रोनाउन। मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन दी है, a verb is used a place of noun। ध्यान से देखो सारे बच्चे, क्या है इसमें? एक वर्ड लिखा हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? क्या है इंपॉर्टेंट? नेम। ओके, इसको लर्न करने के लिए मुझे क्या इंपॉर्टेंट करना है? प्लेस। प्लेस मतलब जो नाउन जहां लिखा है ना उसको हटा देना, वहां पर अपनी सेंटेंस के अकॉर्डिंग मुझे वहां पर दूसरा शब्द प्लेस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या, अवर्ड, एक ऐसा शब्द वो क्या करेगा? इज यूज, प्रयोग होगा कहां पर? किस जगह पर? नाउन की जगह पर। जो नाउन की जगह पे जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको ही हम प्रोनाउन। तो इसमें इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट क्या था? प्लेस। क्या इंपॉर्टेंट है? प्लेस। आपको क्या याद करना है? सिर्फ प्लेसेस। किसकी जगह पर? नाउन की जगह। ओके, वो प्लेस नहीं जो जगहों के नाम होते हैं वहां पे हम अगर अपना कोई वर्ड डाल देंगे, नहीं, यहाँ पे नाउन को हमें हटाना है। नाउन आर रिमूव फ्रॉम द सेंटेंस। ओके, समझ गए सारे बच्चों? नाउन की जगह पे हमें एक ऐसा वर्ड डाल देना है, उस वर्ड को ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में इसका आंसर देंगे, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, समझ गए। और एग्जांपल से भी हम समझ लेते हैं। मैंने लिखा रोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज सिक। रोहन आज क्लास में नहीं आया क्योंकि वह बीमार, ठीक है ना। ध्यान से देखो बच्चों, रोहन इज अ नाउन हियर, लेकिन इज एब्सेंट बिकॉज, क्योंकि किसकी विषय में बात हो रही है? बात तो रोहन के बारे में ही हो रही है ना। कौन बीमार है? कौन नहीं आया है? रोहन। बीमार भी कौन है? रोहन। लेकिन यहां पर भी तो नाम होना चाहिए, रोहन इज सिक। लेकिन यहाँ रोहन इज सिक नहीं है, यहाँ पर क्या है? ही इज सिक, ठीक है। तो क्या हुआ? रोहन की जगह बेटा कौन सा दूसरा शब्द आया? आया कि नहीं आया? समझ में आया आप सारे बच्चों को कि रोहन क्लास में नहीं आया है क्योंकि वह आज बीमार, ठीक है, वह एब्सेंट है, या वो इसलिए एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार। दूसरा एग्जांपल बेटा उठाते हैं, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। ठीक है बच्चों, क्या है? द बुक्स, किताबें कहाँ छोड़ दी हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें जो हमारा प्रोनाउंस है वह क्या है? यहाँ से देखो बेटा, इसमें प्रोनाउन क्या है? द बुक्स, कई किताबें हैं, आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो बेटा यहाँ पर प्रोनाउन क्या है आपका? बुक्स की जगह बुक्स तो नाउन है, बुक्स नाउन है, बुक्स नाउन है, बोलो है कि नहीं है? है कि नहीं है? एकदम इजी है, इसमें बुक्स नाउन, ठीक है। और इसकी जगह पे बेटा हम क्या प्रोनाउन एक और भी है, ओके, देम भी है, समझिए बेटा। लेकिन अभी यहाँ पे सेंस कैसे लगा रहे हैं? सिर्फ बुक्स पर लगा रहे हैं, इसलिए यू का यूज नहीं कर रहा हूं मैं। किसका यूज कर रहा हूं? देम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस देम इज अ प्रोनाउन, ठीक है बच्चों। समझ में आया आपको प्रोनाउन? सारे बच्चों को नाउन समझ में आया, प्रोनाउन समझ में आया?
थर्ड पॉइंट आता है बेटा एडजेक्टिव। ओके, सो मैंने लिखा है डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो मुझे ये बताता है कि नाउन प्रोनाउन कैसा है, ठीक है, किस प्रकार का है, क्या है वो। तो मुझे ये किससे पता चलता है? द थर्ड पॉइंट्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज नेम एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जांपल उठाते हैं बच्चों। देखो क्या लिखा है, दिग्विजय। दिग्विजय क्या है? नाउन है। बोलो है। दिग्विजय क्या है? नाउन है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये कैसा मैन है? मैन कैसा है? बहादुर। ठीक है ना? तो बेटा देखो एडजेक्टिव क्या डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को। क्या डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को। क्या बता रहा है कि नाउन एक आदमी है लेकिन वह सॉलिड है, बहादुर है, ब्रेव है। ठीक है, तो ये नाउन के विषय में जो मुझे डिस्क्राइब करता है उसको ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। और यहाँ पे देखो मेंशन है नाउन और प्रोनाउन। एक्चुअली ये जो भी एग्जांपल है ये भी हम लोगों ने नाउन का लिया है क्योंकि प्लेयर्स नाउन होते हैं। मुझे यहाँ पर एग्जांपल प्रोनाउन का लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रोनाउन को यूज कर लेता हूँ। मैं बोल लेता हूँ यू व एम। ठीक है, तो बेटा ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि भूखा कौन है? तुम भूखे हो। कौन भूखा है? तुम भूखे हो। कौन भूखा है? तुम। तो बेटा ये नाउन हो गया और प्रोनाउन। और हमारा थर्ड पॉइंट क्या होता है? एडजेक्टिव, जो मुझे बताए, डिस्क्राइब करे कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है, इसको ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। मैंने दो एग्जांपल से इन चीजों को समझा। पहले वाले में बेटा ये नाउन था, दूसरे में प्रोनाउन था। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। बेटा नेक्स्ट पॉइंट में हमारा 4 नंबर, इसमें क्या है? आर्टिकल्स। ठीक है, तो मैं बता दूं आप सारे बच्चों को कि पहले ये आर्टिकल जो होता था वो एडजेक्टिव के इंटरनल था, मतलब इसका कोई भी रोल नहीं हुआ करता था। इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे कोई डेफिनेशन आपको नोटिस नहीं कराई है। तो यहाँ क्या करना है कि आर्टिकल्स इज ऑलवेज यूज्ड बिटवीन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जगह पर या एडजेक्टिव के पार्ट्स पर हम लोग हमेशा आर्टिकल का यूज करते हैं। चलो आओ सारे बच्चे देखते हैं कि आर्टिकल्स को किस तरीके से समझना चाहिए। बेटा देखो आर्टिकल से के 2 पार्ट्स है। एक तो ए पार्ट्स है, दूसरा क्या है? देखो ए एक आर्टिकल है, दूसरा आर्टिकल हमारा एंड है और तीसरा आर्टिकल द। एक चीज और, इसको 2 भागों में बांटा गया। एक को बताया गया इंडेफिनिट आर्टिकल्स और एक को डेफिनिट आर्टिकल्स। द इंडेफिनिट इसका मुझे डिफाइनिंग ना हो, ठीक है, मैं उसके बारे में डिफाइन ना करूं। एज इट इज ए एंड एन। अब ए आर्टिकल्स कब यूज होता है बेटा? ध्यान देखो, ए आर्टिकल यूज होता है कॉन्सोनेंट जब होता है। जैसे टी एक टेबल है और टी का पहला कैरेक्टर क्या है? कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? बोलो है। और टी से पहले कौन सा आर्टिकल यूज किया गया? आ यूज किया गया है ना। तो ए जहां पर जिस मीनिंग में हमारा नेक्स्ट भी देख लेते हैं बेटा, एक ये बी दिया हुआ है, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट है। और भी देख लेते हैं सी, ये भी कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखो कि जब भी हमारा कॉन्सोनेंट से कोई भी मीनिंग स्टार्ट हो रही होगी तो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया होगा। दूसरा है वोवेल का इस्तेमाल हम कब करेंगे, कब यूज करेंगे? तो मैंने लिखा है कि ए एंड लिखा है एंड वोवेल के आगे यूज। ठीक है, तो वोवेल एलिफेंट ई से शुरू हो रहा है। हम लोग जानते हैं वोवेल कौन कौन से होते हैं? ई आई ओ यू ई, ए आई ओ यू ई। ठीक है, एक्चुअली मेरा सीक्वेंस चेंज हो गया। आप लोग कैसे याद करते हैं? ए फिर ई फिर आई फिर ओ और यू। मैंने क्या किया है कि रैंडम कोई भी प्लेस कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि ए के बाद आई या ई या ओ या नहीं। ठीक है बच्चों, तो वोवेल के आगे जब भी मीनिंग आएगी, जैसे ऑरेंज, ठीक है, ओ अपना वोवेल्स है, ओवल के ओ के आगे वोवेल्स के आगे हम हमेशा ए का ही यूज करेंगे। यही नियम है, हमें ये नियम याद होने चाहिए। तो बेटा ये डेफिनेट आर्टिकल्स हो गए। और डेफिनेट आर्टिकल जैसे स्पेसिफिक प्लेस आता है, हिमालय, द बिग सिटी,
ओके द इंडिया, एनी मोर एग्जाम्पल में भी हमने दिया है द हिमालय, द सन एंड ऑल। ठीक है बच्चों, आपकी बुक में और भी इसके एग्जाम्पल दिए होंगे, आप उनसे चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। बेटा मेरा एडजेक्टिव फिनिश हो गया, मेरा आर्टिकल्स फिनिश हो गया। मुझे उम्मीद है आर्टिकल्स भी आप बच्चों को समझ में आया होगा। ज्यादा डिटेल में ज्यादा एक्सरसाइज कराने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक्सरसाइज को ही कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं जिसका नाम है वर्ब, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट यूज ऑफ वर्ब यू कांट मेक अ सेंटेंस। तो वर्ब क्या होता है, मैंने छोटा सा वर्ड लिखा है डूइंग एक्शन। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा होगा उसको ही हम वर्ब कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे बच्चे मुझे ध्यान से सुन लो, अपना फोकस इधर रखो कि जब कोई भी सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा होगा वही हमारा वर्ब होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल 1, द वुमेन रोट अ लेटर। वुमेन क्या लिख रही है बेटा, लेटर्स लिख रही है। ठीक है, एक लेटर या कई लेटर भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब क्या है, रोट मीन सेकंड फॉर्म यूज की गई है और इसका मीन्स होता है लिखना। क्या लिखती है, लेकिन कौन, द वोटर। नेक्स्ट एग्जांपल लिया गया है द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य हमेशा कहां से निकलता है, पूर्व से। ठीक है, तो इसमें वर्ब काम क्या हो रहा है, सूर्य का उगना। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा पक्का। कोई कंफ्यूजन होगा तो बेटा कमेंट में मुझे बताएंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे पॉइंट्स की ओर। ठीक है, समझ गए। ओके, सो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड 6 पार्ट ऑफ एडवर्ब। मैंने लिखा है बेटा द मॉडिफाइज वर्ब्स, जो वर्बों को मॉडिफाई करती हैं उसको ही हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जांपल फर्स्ट दिया, पीहू सॉल्व द क्वेश्चन इजीली। तो बेटा इसमें इजीली क्या है, एडवर्ब है। क्यों क्यों, क्या काम हो रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व हो रहा है, लेकिन किस तरीके से, आसान तरीके से। ठीक है, तो बेटा इसमें इजीली क्या है, ध्यान से बच्चों देखो, ये क्या कर रहा है, इसका रिलेशन प्रेजेंट कर रहा है, वर्ब का रिलेशन प्रेजेंट कर रहा है। एक ऐसा मॉडिफाइड वर्ब जो वर्ब का रिलेशन प्रेजेंट करता है उसको ही हम एडवर्ब कहते हैं। क्यों, क्योंकि सवाल जो है बेटा वो या तो इजी होंगे या तो हार्ड होंगे। तो हार्ड भी हमारा मॉडिफाई करा ना, ये रिलेशंस बता रहा है मुझे वर्ब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जांपल आपको क्या दिया गया, इजी। एंड सेकेंड वन, दिस कार इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल बेटा यहाँ पर क्या है, वर्ब कैसी है, कैसी है, वर्ब क्या है, दिस कार इज वेरी ब्यूटीफुल। कार कैसी है, कार कैसी है, यहाँ पर वर्ब भी और सब्जेक्ट एक मीनिंग पेपर में। ठीक है, ध्यान से, कार कैसी है हमारी, सुंदर है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये भी हमारा वर्ब को वेरीफाई करना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, प्रीपोजिशंस। क्या होता है, इट शो द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, लुक हियर, एग्जांपल 1 में देखते हैं, देयर वाज अ चेयर इन द रूम। चेयर कहाँ है, रूम के अंदर। रूम के ऊपर भी हो सकती है, अंदर हो सकती है, बाहर हो सकती है, इधर भी उधर भी। ठीक है, किसी और के ऊपर भी एक चेयर हो सकती है। तो बेटा यहाँ क्या है, देयर वाज अ चेयर इन द रूम। तो बेटा यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है तुम्हारा, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, उसमें दिया है दिव्या वाज विथ मी। दिव्या किसके साथ है, मेरे साथ में। तो बेटा यहाँ पर जो विथ है वो भी हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। तो ये क्या शो कर रहा है बेटा, ऑलवेज रिलेशन बताता है किसके बीच में, किसके बीच में, नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन शो करता है उसको ही हम प्रीपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारे 7 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। एंड लास्ट थी, सेकेंड लास्ट है कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन की हमारी डेफिनेशन क्या है, ज्वाइन टू वर्ड्स टुगेदर। दो शब्दों को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है तो हमारे कंजक्शन का पार्ट में आता है। ठीक है, इसमें दो वर्ड है, क्या है, रोहन एंड तुषार। दो नाउन, दो बच्चे हैं और वो कैसे हैं, आपस में कौन है, फ्रेंड है। तो बेटा यहाँ पर हमारा
ये शब्द एक ऐसा है जो रोहन और तुषार को आपस में जोड़ करके मित्र बना रहा है। तो बेटा कंजक्शन एंड हो गया। ही मस्ट मीट, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है और, रोना जरूरी है, ठीक है, या रो रहा है, ही विल डाई, जब वह मर गया या तो वह रो रहा है, ऐसा सेंटेंस भी बना सकते हैं, ही विल डाई, ठीक है। तो दोनों शब्दों को, दोनों अर्थ अलग अलग ही होते हैं बेटा, अगर सेम होते तो एंड आता, और के यूज कब किया जाता है जब दोनों ट्रांसलेशन को जॉइंट तो है लेकिन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। 9 पॉइंट आता है बच्चों, इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, अचानक कोई भी घटना घटित होती है, जैसे मैं खुश हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, मुझे चोट लग जाती है, ऐसे कोई भी अगर हमारे साथ घटना घटित होती है तो बेटा हम सारे बच्चे उसको पार्ट्स में ले जाते हैं जिसका नाम होता है इंटरजेक्शन। जैसे सडन फीलिंग, मैंने मैच जीता और मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने मैच को जीता, ठीक है। गाइस भी परेशान ना हो, हम लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स कराते हैं, उम्मीद है कि तुम लोग भी मैच जीतोगे कभी। हालांकि हमारे पुराने बच्चे इस टाइम ही हार गए थे, जो काफी सालों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस बार मुझे लड़कियां उम्मीद करता है कि उनको डिफीट कर देंगी। एंड लास्ट बेटा एग्जांपल आया हैव शी डाइड, ठीक है, वह खत्म हो गई तो दुख है। तो आज की क्लास में बेटा हमने पार्ट ऑफ स्पीच को कवर किया और कवर करने के बाद सारे पार्ट्स खत्म कर दिए। आप सारे बच्चे यूट्यूब पर देख करके सारी डेफिनेशंस, ठीक है, इनके मैंने एक दो एग्जांपल लिए, आप लोग अपने बुक से सारे एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, लेकिन अभी क्या करना है, सारे बच्चे इसको रिवाइज करेंगे यूट्यूब पर, ठीक है। रिवाइज करने के बाद अपना काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है सारे बच्चों। थैंक यू क्लास।